हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो भाई, आज से कुछ दिन पहले 27 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को बताया था भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आने वाला है। यहां पर इन लोगों ने इस टाइम पर एक शॉर्ट नोटिस दिया था, जिसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आज मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। 1,37,000 बच्चों ने इसको देखा था। यह बात हुई थी 27 अक्टूबर को। नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन्होंने बोला भी था कि 2 से 3 महीने के अंदर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आज इनकी वेबसाइट के ऊपर ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है बीएसएनएल का। देख लेते हैं एक बार कौन इसके अंदर एलिजिबल है, कौन इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, कितनी वैकेंसीज है। तो बीएसएनएल की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहां पे आया हुआ टेलीकॉम एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। इसकी जो पोस्ट है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। इनका ये कहना है कि जो फॉर्म फिलअप होने वाला है वो आपका 5 फरवरी से फिल होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप लोगों का जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 7 मार्च को रखी गई है। और इसके बाद आप लोगों को डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन एडिटिंग विंडो भी ओपन करेंगे 8 से लेकर 15 मार्च के बीच में। तो 5 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 7 मार्च तक। उसके बाद एडिशन विंडो, जो करेक्शन विंडो है, वो इतनी तारीख को होगी। और सीधे उन्होंने एग्जाम की डेट दे दी 29 ऑफ मार्च। 29 जनवरी को पेपर दिया है, 29 मार्च को ये पेपर है और आज ये नोटिफिकेशन आपके सामने। अब इसकी वैकेंसीज इन्होंने पहले भी बता रखी थी कि कितनी आने वाली है और इस बार भी बता दिए। सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी डायरेक्ट, ये डीआरए मैं पहले बता देता हूं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है टेलीकॉम स्ट्रीम के अंदर। 95 यहां पर वैकेंसीज अवेलेबल है। यूआर कैटेगरी की मैं अगर बात करता हूं तो वो यहां पर अवेलेबल नहीं है। और इनका ये कहना है कि यूआर या ओसी या ओबीसी ये जिनको मानते हैं, मतलब आप जो अनरिजर्व्ड आप लोग बोलते हो, तो जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की वो यही वैकेंसीज हैं। अब आपके मन में ये डाउट आएगा सर ये तो ओबीसी लिखा हुआ है, ओबीसी नहीं लिखा। ये आप देखोगे अच्छे से, ओसी है, ओपन कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, उसी के अंदर ओबीसी सीएल भी आता है। तो ये वैकेंसी यहां पर 40 अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी की नॉन क्रीमिलियर की 25 है, एसटी की 7 है, एससी की 14 वैकेंसीज है। उसके बाद फाइनेंस स्ट्रीम के अंदर बात करते हैं तो टोटल 25 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके बाद चलते हैं इसके बाद कि भैया कैसा क्या पेपर आने वाला है इसका, तो इसको भी देख लेते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो है वो E3 एग्जीक्यूटिव 3 स्केल के अंदर आता है। और ये इनका सैलरी स्ट्रक्चर है। पे बैंड है 24,900 से लेके 5,500। 8th पे कमीशन के बाद ये आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। अभी आपका यहां पर ये अवेलेबल है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं जो इन लोगों ने बताई हुई है। एज क्राइटेरिया 21 से लेकर के 30 के बीच में रखा हुआ है। और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी इज 33, एससी एंड एसटी इज 35 और बाकी का यहां पर ये अवेलेबल है। अब चलते हैं इसके आगे की कहानी के ऊपर, जो आपके काम की चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पेपर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी है। और इसके अंदर इनका कहना है कि एप्टीट्यूड और टेक्निकल नॉलेज हम दोनों ही पूछने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग बेसिकली आगे की कहानी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है भैया, अब सिलेबस और वो देख लेते हैं, मेन तो हमारे काम की चीज ही है। तो अब ये इनका सिलेबस है। यहां पर 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट का पेपर है, मतलब 3 घंटे का ये पेपर है। और 3 घंटे के पेपर के अंदर इनका ये कहना है कि टोटल हम 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसके अंदर से जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब जिसको आप नॉन टेक्निकल बोलते हो, उसके यहां पर टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जिसको आप टेक्निकल बोलते हो उसके यहां पर टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम है, क्योंकि टेक्निकल के यहां पे 160 क्वेश्चन है। अब इस टेक्निकल के जो 160 क्वेश्चंस हैं, इसके अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी इन्होंने पहले बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग हमारे पास 1/4 रखने वाले हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, जो कि 40% है पार्ट के अंदर। ओवरऑल जो है आपको वो पार्ट 1 पार्ट 2 में 50% रखना पड़ेगा यूआर अनरिजर्व कैंडिडेट्स को। तो भैया 200 में से 100 नंबर तो लाना ही लाना है। और पार्ट 1 के अंदर 40% आपको लेके आना है, मतलब पार्ट 1 जो है आपका जो नॉन टेक का पोर्शन है वहां भी आपको 40% लाना है। ओवरऑल 100 तो लाना ही लाना है। तो इतने तो आराम से आ जाएंगे भाई 200 में से। इसके बाद आती है मेरिट लिस्ट, जो बननी है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के हिसाब से बननी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाकी ट्रेनिंग के बारे में लिखा है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ट्रेनिंग क्या है, बॉन्ड क्या है, ये सारी चीजें पीएसयूज में ऑलरेडी चलती हैं। कैरियर प्रोग्रेशन की मैं बात करता हूं तो इनका ये कहना है कि आपको जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो 1 ईयर के लिए रहता है और 3 ईयर सर्विस के बाद आपका E4 के स्केल पे प्रमोशन कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एग्जामिनेशन सिटी की बात कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन सिटी जो है एनेक्सर सी के अंदर दी हुई है, उस पर भी मैं चलता हूं। और बाकी ठीक है, बाकी की बात है। इसके अलावा और अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास यहां पर ये रहा। अब कौन बच्चा यहां एलिजिबल है जरा समझ लेते हैं।
टेलीकॉम ऑपरेशंस की अगर मैं बात करता हूं, जो 95 पोस्ट है उसके अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री और इक्विवेलेंट मांगा हुआ है। और ये बेसिकली है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब ईटीसी के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जिनका सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट। और इसके बाद इन्होंने ये भी लिख दिया कि अगर आपके पास इनका कोई कॉम्बिनेशन है तो भी चलेगा। अब आप बोलोगे कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन जैसे ब्रांच का नाम मैं बता देता हूं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये कॉम्बिनेशन भी यहां चल जाएंगे। तो ईसी का बच्चा, इलेक्ट्रिकल का बच्चा, सीएस का बच्चा, आईटी का बच्चा, इंस्ट्रूमेंटेशन का बच्चा एलिजिबल है। फाइनेंस की मैं बात करता हूं तो फाइनेंस में यहां पर फाइनेंस वाली ब्रांच है जो कि सीए और कॉस्ट सीएमए होते हैं, इनके बारे में आपको नहीं भरना है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है आपका, यहां पर इनका ये कहना है कि एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कंप्रहेंशन, मतलब अंग्रेजी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। जीके का कोई यहां पे रोल नहीं है। टेक्निकल के सिलेबस की बात कर लेता हूं तो टेक्निकल के सिलेबस में सबसे पहला सब्जेक्ट है बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। यहां पर अच्छा इन्हें यह भी बता दिया कि हम कितने कितने परसेंटेज पूछने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हो, पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में भी ये पूछने वाले हैं। इसके बाद टेलीकॉम ट्रांसमिशन का सवाल पूछेंगे, फिर आईपी डेटा नेटवर्क ये पूछने वाले हैं। इसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके तो भैया ये पूरा का पूरा जो इनका सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ये इनको जो ऑफिशियली इनसे काम करवाना है उस चीज से रिलेटेड इन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है। मतलब इसका सिलेबस इससे मतलब नहीं कि आप इंजीनियरिंग में क्या पढ़ के आ रहे हो, इसका सिलेबस इससे मतलब है कि इनको एग्जैक्टली आपसे क्या पूछना है। तो सभी के लिए नया सिलेबस है। ना ही कोई इसी ब्रांच वाला बच्चा इतना डिटेल में पढ़ता है, ना कोई सीएस वाला बच्चा इतना डिटेल में पढ़ता है, ना कोई इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा इतना डिटेल में पढ़ता है। सब कुछ ना कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो इन्होंने पूरा का पूरा एक डिटेल सिलेबस यहां पर बना दिया है। अब इसके अलावा लास्ट बात अगर हम लोग कर लेते हैं, एक छोटी सी चीज और है यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये जो छोटी सी चीज है, ये रहे एग्जाम सेंटर्स। तो एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट इन्होंने पूरी दी हुई है। 27 सेंटर्स में ये एग्जाम लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट में पेपर है, चाहे वो पोर्ट ब्लेयर हो, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चेन्नई, रायपुर, अहमदाबाद, अंबाला, शिमला, जम्मू, रांची, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, भोपाल, मुंबई, शिलोंग, दीमापुर, न्यू दिल्ली। तो सभी जगह पे सेंटर्स हैं। तो सेंटर्स की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये सारी चीजें यहां पर भैया पूरी तरीके से दी हुई हैं। जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो आप कर सकते हो तैयारी। और एक चीज तो समझ में आ गई कि इससे बीएसएनएल जो है वो आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट करने के लिए रेडी हो चुका है। जिसका लास्ट रिक्रूटमेंट जो डायरेक्ट था, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो लास्ट था मैं आपको बता देता हूं 2015 में था। और 10 साल लगा दी इन्होंने अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लाने में एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा, ये बात ऐसा नहीं है कि ये इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए, दिस इज फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। बीएसएनएल में ये दो नाम खूब चलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। इंटरनल कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स होते हैं जो बीएसएनएल के खुद इंप्लॉइज होते हैं, और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स होते हैं जो एक्सटर्नली होते हैं, मतलब आप लोग। तो ये पहला रिक्रूटमेंट है बीएसएनएल का 10 साल बाद। तो ये आपके साथ पास अवेलेबल है। अब मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल ले देता हूं, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मैं आपको बता दूंगा। और इस रिक्रूटमेंट से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि आने वाले टाइम में जो बीएसएनएल की ज्यादा वैकेंसीज वाला रिक्रूटमेंट होता है, चाहे वो बीएसएनएल का जेटीओ हो या बीएसएनएल का टीटीए हो, क्लियर, ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू सिलेबस, रिलेटेड टू कुछ और, तो ये आपको मैं यहां पर प्रोवाइड कर सकता हूं। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपने क्या सोचा और कितने लोग इसको फिल करने वाले हैं, या कोई और भी डाउट हो तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।